गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं जीवन ठाकुर और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 8th स्टैंडर्ड हिस्ट्री। और उसमें भी दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 जो कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है जिसका नाम है यूरोप एंड इंडिया। समझना है दोस्तों, 8th स्टैंडर्ड की पूरी हिस्ट्री में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बारे में पढ़ना है। इंडिया को किस प्रकार अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था, किस प्रकार हम लोग ने बहुत ही लड़ाई लड़कर दोस्तों अंग्रेजों से अपनी आज़ादी वापस ली थी। तो इन सभी बातों को हम लोग को 8th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री में पढ़ना है। लेकिन दोस्तों चैप्टर नंबर 2 का नाम है यूरोप एंड इंडिया, तो इसका मतलब है दोस्तों इस चैप्टर में हम लोग को यूरोप के बारे में भी पढ़ना होगा। तो दोस्तों समझते हैं हम लोग को यूरोप के बारे में क्यों पढ़ना है। तो दोस्तों 150 सालों तक इंडिया को अंग्रेजों ने गुलाम बनाकर रखा था। और जो ये अंग्रेज है ना, ये अंग्रेज जहां से आए थे वो जगह थी यूरोप। ये जिस कॉन्टिनेंट से अंग्रेज लोग हमारे देश पर आए थे वो कॉन्टिनेंट था, वो महाद्वीप था, यूरोप महाद्वीप। इसलिए दोस्तों हम लोग को यूरोप के बारे में पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर दोस्तों यूरोप में कोई पत्ता भी हिलता है ना, उसका सीधा असर होने वाला था इंडिया में। इसलिए दोस्तों जब हम लोग यूरोप के बारे में पढ़ेंगे तभी हम लोग को पता चलेगा कि इंग्लैंड वाले हमारे देश पर क्यों आए थे। तो दोस्तों फटाफट ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इंग्लैंड वाले हमारे देश पर क्यों आए थे। दोस्तों समझना है, चैप्टर नंबर 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूरोप एंड इंडिया। देखते हैं आगे। ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड, और जैसे ही मॉडर्न पीरियड आया था समझना है दोस्तों, एक था एंशियंट पीरियड। एंशियंट पीरियड मतलब 8th सेंचुरी तक से पहले का टाइम, 8th सेंचुरी तक का टाइम को हम लोग करेंगे एंशियंट टाइम। और उसके बाद का 8th सेंचुरी से 16th सेंचुरी तक के बीच का टाइम, इसे हम लोग कहते हैं मेडावल टाइम, मतलब बीच का टाइम, मध्ययुगीन टाइम। और फिर इसके बाद वाला टाइम 16th सेंचुरी 18th सेंचुरी के बाद वाला टाइम, इसको हम लोग करते हैं मॉडर्न टाइम। उसी के बारे में दिया है। ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड द वेरियस हैपनिंग इन द यूरोप, और जो भी चीजें यूरोप में होती थी, जो हैपनिंग मतलब दोस्तों होना, यूरोप हैज इट इम्पैक्ट ऑन इंडिया। जो भी चीजें यूरोप में होंगी उसका असर सीधे सीधे हम लोग पे पड़ने वाला है। देखते आगे। देयरफॉर व्हाइल स्टडिंग द पीरियड ऑफ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, हम लोग आज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों हम लोग को पता चलेगा कि यूरोप में जो भी होगा उसका असर इंडिया पे होने वाला था। वी हैव टू स्टडी द इवेंट हैपनिंग, जो भी चीजें होती थी इन यूरोप ड्यूरिंग दिस पीरियड, हम लोग को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा कि यूरोप में क्या हुआ था, जिन वजह से यहाँ पे इंडिया में यूरोप के कंट्री लोग आते हैं। यूरोप इंडिया में दोस्तों फ्रांस भी आता है, इंडिया में इंग्लैंड भी आता है। तो ये कंट्री जो भी थे वो यूरोप के थे, और क्या वजह होती है, क्या कारण होते हैं कि उन लोग हमारे देश पर आते हैं, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है पीरियड ऑफ रिनाइसेंस। पीरियड ऑफ रिनाइसेंस इसमें पढ़ लेते हैं। इसका मतलब होता है, रिनाइसेंस मतलब होता है दोस्तों पुनर्जागरण। इंग्लैंड में दोस्तों 13th सेंचुरी से 16th सेंचुरी के बीच में हर एक चीजों में बहुत ही ज्यादा चेंज होने लगा, बहुत ही वहां पे डेवलपमेंट इतना ज्यादा जोर से होने लगा कि पुनर्जागरण होने लगा। हर एक चीजें नई नई ढंग से उधर बनने लगी। इन हिस्ट्री ऑफ द यूरोप द लास्ट फेज ऑफ द मेडावल पीरियड, मेडावल पीरियड जो 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक का 16th सेंचुरी तक का टाइम था, वो जब खत्म हो रहा था तभी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्रांति होने लगी। वो हर एक चीजों में बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट होने लगा। 13th to 16th century is known as the period of the Renaissance. During this period, reformation, formation मतलब दोस्तों बनना, reformation मतलब दोस्तों वापस से कोई चीज बनना और बहुत ही ज्यादा डेवलप होके वो चीज बनना। रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, रिलीजियस रिफॉर्म, रिलीजियस मतलब दोस्तों धर्म, धर्म के नाम पर जो भी उनके धर्मगुरु होते थे ना इंग्लैंड में, पूरे यूरोप में धर्म के नाम पर दोस्तों ये बहुत ही लूटा करते थे। जो जनता थी, जो अबोध जनता थी, जिनको पता नहीं होता, उनके धर्म के नाम पर दोस्तों बहुत ही ज्यादा लूटा जाता था, जिसको बहुत ही ज्यादा चेंज किया गया। रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट एंड ज्योग्राफिकल डिस्कवरी, और दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट था ज्योग्राफिकल डिस्कवरी। ज्योग्राफिकल डिस्कवरी का मतलब होता है नई नई जगहों को खोजना। यूरोप की कंट्री जो भी बिजनेस करते थे वो यूरोप की कंट्री के अंदर ही करती थी, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि उन लोग को अपनी यूरोप की कंट्री से छोड़कर, जब हम लोग को अपना बिजनेस बढ़ाना होता है तो यूरोप की कंट्री को छोड़कर उन्हें समुद्र के रास्तों की खोज करनी पड़ती है और नई नई जगहों पर जाना पड़ता है। इंडिया भी वो आए थे समुद्र के रास्तों से, अमेरिका भी वो जाते हैं समुद्र के रास्तों से। दोस्तों समुद्र के रास्तों की खोज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, और इससे पहले दोस्तों समुद्र के रास्तों की खोज नहीं हुई थी, फिर इसके बाद से समुद्र के रास्तों की खोज होने लगती है। देखते आगे। लेट द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न एरा, और इससे ही अपने नए युग की शुरुआत होने लगी। हेंस दिस पीरियड इज आल्सो नोन एज द एज ऑफ रिनाइसेंस, मतलब रिनाइसेंस का युग कहा जाता है, इसे यहाँ पे परिवर्तन का युग कहा जाता है। देखते आगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड, उस पीरियड में क्या हुआ, हर एक चीज में दोस्तों डेवलपमेंट होने लगा। इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, आर्ट्स मतलब दोस्तों ड्राइंग या पेंटिंग, इस चीज में भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होने लगा। आर्किटेक्चर, जो बिल्डिंगें बनती थी उन लोग भी बहुत ज्यादा चेंज होने लगा, नई नई तरह की बिल्डिंग बनने लगी। फिलोसॉफी मतलब लोगों की सोच में भी बहुत बड़ा चेंज होने लगा। आगे बढ़ते हैं। देयर वाज अ रिवाइवल, रिवाइवल का मतलब होता है वापस से जागना, किसी चीज को वापस से जागना। तो यहाँ पे देखते हैं क्या चीज वापस से जागती है। रिवाइवल ऑफ द ग्रीक एंड रोमन ट्रेडिशन, ट्रेडिशन मतलब दोस्तों परंपरा, जो ग्रीक और रोमन की जो परंपराएं थी ना वो बहुत ही ज्यादा डेवलप थी, वो एंशिएंट टाइम की परंपराएं थी जो अभी वापस से यहाँ पे यूरोप में जागने लगी थी, जिसके वजह से डेवलपमेंट दोस्तों चरम सीमा पर यहाँ पे पहुंच गया था।
विच गेव मोमेंटम टू ओवरऑल डेवलपमेंट, जिसकी वजह से पूरे यूरोप में बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट होने लगा, नई नई उन लोग चीजें बनाने लगे और उन चीजों को जो भी चीजें उन लोग बनाते टेक्नोलॉजी में दोस्तों बहुत आगे बढ़ गए थे, उन लोग का साइंस बहुत ही ज्यादा डेवलप कर चुका था दोस्तों। कुछ भी चीज उन लोग नई नई चीजें बनाते हैं उसको बेचने के लिए दोस्तों उन लोग को ग्राहक चाहिए, तो वो ग्राहक को ढूंढने के लिए दोस्तों इंडिया में आते हैं, ग्राहक को ही ढूंढने के लिए वो अमेरिका में भी जाते हैं। देखते आगे मोमेंटम टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस रिनाइसेंस ह्यूमैनिटेरियनिज्म मतलब होता है दोस्तों मानवता। मानवता मतलब दोस्तों इंसानियत को बहुत ही ज्यादा महत्व मिला। मतलब पहले क्या होता था, पहले के जमाने में दोस्तों छोटी जाति बड़ी जाति में बहुत ज्यादा भेदभाव होता था, अमीर लोग गरीबों पे अत्याचार करते थे, उन लोगों ने उसको पूरा तरह से खत्म कर दिया। पूरे धर्म को ही उन लोगों ने दोस्तों पूरी की तरह से चेंज कर दिया, अंधविश्वास को उन लोगों ने कोई भी जगह नहीं दी। मानवता मतलब एक इंसान को दूसरे इंसान की कदर करना उन लोग सीख गए थे। ह्यूमैनिटेरियनिज्म वाज गिवन ग्रेट इंपैक्ट, ज्यादा महत्व देने लगे। देयर वाज अ चेंज इन द आउटलुक ऑफ द ट्रीटिंग ईच अदर एज अ ह्यूमन बीइंग, और सबको दोस्तों एक इंसान समझा जाने लगा। हर एक जो भी छोटी जाति वाला, जो भी छोटा हो बड़ा हो, ऊंच नीच का भेदभाव उन लोगों ने मिटा दिया, सबको दोस्तों एक समान उन लोग समझने लगे। इतना ज्यादा उन लोग में डेवलपमेंट होने लगा और दोस्तों ये डेवलपमेंट तो अभी भी इंडिया में होना बाकी है। देखिए आगे, इंस्टेड ऑफ द रिलीजन, धर्म को उन लोगों ने साइड में रख दिया। दोस्तों धर्म ही एक था जो कि छोटी जाति बड़ी जाति का भेदभाव करा था, तो दोस्तों धर्म में जो भी अंधविश्वास था उसमें उन लोगों ने साइड में रख दिया और अपने आगे बढ़ने लगे, जिसमें क्या हुआ, मैन बिकम द सेंटर पॉइंट ऑफ द ऑल आइडियोलॉजी। सभी जो भी सोच थी उनकी, जो भी विचारधाराएं थी, उनमें सबसे ऊपर रखा गया इंसानियत को, सबसे ऊपर रखा गया इंसानियत को, ताकि कोई इंसान दूसरे इंसान पर अत्याचार न कर पाए। क्योंकि दोस्तों पहले राजा होते थे, उन लोग के बहुत ज्यादा गुलाम होते थे दोस्तों, वो सबको उन्होंने बंद करवा दिया। देखते आगे, एक लियोनार्दो दा विंसी, उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ये बहुत ही अलग ही किस्म के इंसान थे, इन्होंने हर एक चीज में इनको महारत हासिल थी। हर एक दोस्तों पेंटिंग में भी बहुत अच्छा पेंटिंग करते थे दोस्तों। समुद्र की खोज, इंडिया की खोज भी दोस्तों इन्होंने की थी, लियोनार्दो दा विंसी। देखते आगे उनके बारे में, ही इज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑल राउंड पर्सनैलिटी, और जिनको कहा जाता है ऑलराउंड। जैसे क्रिकेट में दोस्तों जो हर एक चीज करता है, बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग भी अच्छा करता है, उसे ऑलराउंडर कहेंगे, तो यही वहां के ऑलराउंडर थे, हर एक फील्ड में माहिर थे। पर्सनैलिटी ऑफ द पीरियड ऑफ द रेनेसांस की पीरियड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान थे। ही वाज वेल वर्स्ड इन द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द साइंस एंड आर्ट, साइंस और आर्ट के अलग अलग तरीकों में इनकी बहुत ही अच्छी पकड़ थी। He had mastery over, ये बहुत ही मास्टर थे, हर एक चीज उनको आती थी। मास्टर ओवर द वेरिएट सब्जेक्ट सच एज स्कल्पचर, स्कल्पचर मतलब दोस्तों होता है मूर्तियां बनाना, कोई भी अलग अलग डिफरेंट टाइप की, आपने देखा होगा बड़े बड़े मंदिर होते हैं, वहां पे अलग अलग तरीके की डिजाइन होती है, मूर्तियां बनाई जाती है। स्कल्पचर, आर्किटेक्चर मतलब दोस्तों होता है किसी भी चीज को बनाना है, तो बिल्डिंग बनाना, इसको बोलते हैं आर्किटेक्चर। मैथमेटिक हम लोग को पता है, गणित में भी बहुत ही होशियार थे, इंजीनियरिंग आती थी उनको। म्यूजिक, एस्ट्रोनॉमी मतलब अंतरिक्ष में भी दोस्तों इनकी पकड़ थी, अंतरिक्ष के भी हर एक चीजों के बारे में इनको पता था। बट ही बिकेम वर्ल्ड रिनोन एज अ पेंटर, उनको सबसे ज्यादा जाने लगा, पेंटर की वजह से उनको सबसे ज्यादा जानने लगे लोग, क्योंकि दोस्तों उन्होंने मोनालिसा की उन्होंने ड्राइंग बनाई थी। देखते आगे, ही इज पेंटिंग ऑफ द मोनालिसा और द लास्ट सुपर बिकेम द इमॉर्टल मतलब ये दोस्तों अमर हो गई। इन लोग की जो दो पेंटिंग थी, एक थी मोनालिसा की और दूसरी लास्ट सुपर करके जो पेंटिंग थी उनकी, बहुत अमर हो गई। आप लोग नेट पे भी सर्च मार सकते हो ये ड्राइंग को। देखते आगे, इनके बारे में वापस से हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि इन्होंने इंडिया की खोज की है। पॉइंट ऑफ ऑल आइडियोलॉजी, द रिफॉर्म मूवमेंट स्प्रेड थ्रू आउट ऑल सेक्टर ऑफ द ह्यूमन लाइफ, और ह्यूमन लाइफ जहां पे भी यूरोप में जितने भी समाज था, जो भी समाज था, हर एक में डेवलपमेंट इतना जोरों शोरों से होने लगा। थ्रो नॉलेज में भी डेवलपमेंट होने लगा, लोगों के जो नॉलेज था वो भी बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा वहां पे, इसलिए दोस्तों साइंस वहां पे सबसे ज्यादा डेवलप हुआ था। नॉलेज, साइंस एज वेल एज डिफरेंट सेक्शन ऑफ आर्ट मतलब कला में भी बहुत ज्यादा उन लोग आगे बढ़ने लगे। वी कैन ऑब्जर्व द डिस्कवरी ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट, और ये रिफॉर्म मूवमेंट की डिस्कवरी हम लोग जान सकते हैं क्योंकि दोस्तों मोनालिसा की पेंटिंग उसी समय में बनती है, लियोनार्दो दा विंसी बनाते हैं। द आर्ट एंड लिटरेचर, आर्ट मतलब दोस्तों कला और लिटरेचर मतलब दोस्तों लिखना, जो भी उस टाइम पे लिखी गई बुक थी, जो भी कविताएं लिखते या कोई भी कहानियां लिखते थे। लिटरेचर ऑफ द रेनेसांस पीरियड डिपिक्ट सेंटिमेंट एंड इमोशन, भाव और भावनाओं को बताते हैं। सेंटिमेंट और इमोशन का मतलब है भाव और भावनाओं को बताना, और ह्यूमन बीइंग लोगों की वहां की भावनाओं को बताना। लिटरेचर वॉज प्रोड्यूस, जो भी बुक होती थी वो लिटरेचर वॉज प्रोड्यूस इन अ लोकल लैंग्वेज में, क्योंकि दोस्तों हमारी जो लैंग्वेज होगी उसी में हम लोग प्रोड्यूस करेंगे तो ज्यादा लोग उसको पढ़ पाएंगे। क्योंकि दोस्तों बाहर तो बुक को सप्लाई नहीं करना था, जहाँ के दूसरे हम लोग इंडिया की बुक हम लोग अमेरिका तो भेज नहीं सकते थे, हम लोग इंडिया में ही भेजते थे तब उस टाइम पे, क्योंकि दोस्तों कोई साधन नहीं था वहां पे भेजने के लिए। लोकल लैंग्वेज फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग टू द कॉमन पीपल ड्यूरिंग द 1450 AD मतलब आफ्टर डिकेड मतलब होता है दोस्तों क्रिश्चियन इरा, जो हमारे ये 2000 साल है उनके बीच का ये टाइम है 1450। जोनेस गटेनबर्ग फ्रॉम द जर्मनी के गटेनबर्ग होते हैं, उन्होंने दोस्तों सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किया था। प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले लाते हैं कभी दोस्तों 1450 में। सोचिए वहां पे टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा डेवलपमेंट हो गई थी। देखते आगे, डिस्कवर द प्रिंटिंग प्रेस ड्यू टू दिस डिस्कवरी न्यू आइडियाज
कंसेप्ट एंड नॉलेज रीच टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। दोस्तों प्रिंटिंग प्रेस मतलब एक बुक दोस्तों तुरंत छपेगी। किसने एक बुक लिखा तो दोस्तों उसे और बुक बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था। प्रिंटिंग प्रेस होने से वजह से एक बुक, अगर मैं कुछ भी आर्टिकल लिखता हूँ या ये चैप्टर है, इस चैप्टर को भी मैं 1000 लोगों तक पहुंचाना है दोस्तों, मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करना पड़ेगा। कितना आसान काम हो गया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। और दोस्तों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि यहाँ पे क्या होने लगा, धर्म गुरु लोग जो होते थे, यहाँ पे प्रीस्ट लोग जो होते थे, पॉप होते थे, ये क्या करते थे, जनता को अंधविश्वास बहुत ज्यादा फैला देते थे और अंधविश्वास के नाम पे, भक्ति भावनाओं के नाम पे दोस्तों बहुत ही ज्यादा लूटा करते थे। देखते आगे, और उन सभी चीजों को भी यहाँ पे खत्म कर दिया गया। देखते आगे, द इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल मतलब होता है दोस्तों जो भी वहां पे बुद्धिमान लोग थे, बुद्धिमान लोग, उन लोग क्या करने लगे, ये जो भी विचारधारा है इन लोग की धर्म के नाम पर भड़काने वाली विचारधारा है, उसको दोस्तों इन लोग ने अटैक करने लगे, हमला करने लगे उस पर, उनके खिलाफ आवाज उठाने लगे। इंटेलेक्चुअल अटैक द ओल्ड रिलीजियस आइडियोलॉजी, जो भी पुरानी धर्म की आइडियोलॉजी थी, आइडियोलॉजी मतलब सोच थी, जो गलत सोच थी, अच्छी सोच को तो रखा दोस्तों, गलत सोच को उन लोगों ने सिरे से नकार दिया। आइडियोलॉजी ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च, जो धर्म के नाम पे लूटते थे, कैथोलिक जो चर्च था। द क्रिश्चियन प्रीस्ट, जो भी वहां पे धर्मगुरु थे, पॉप लोग थे, उन लोग क्या करते थे, वे टेकिंग एडवांटेज, फायदा उठाते दोस्तों लोगों की मासूमियत का, लोगों के अंधविश्वास का, लोगों की कम एजुकेट होने का, कम पढ़े लिखे होने का दोस्तों उन लोग फायदा उठाते थे। इग्नोरेंस ऑफ द पीपल एंड वेयर इंडल्ज इन द अननेसेसरी रिचुअल। अननेसेसरी रिचुअल मतलब दोस्तों धर्म कांड में जो कर्म कांड होता है उसमें उन लोगों को फंसाते थे, बोलते थे यज्ञ करो, हवन करो, इससे अच्छा होगा। ये सब चीजों में दोस्तों उन लोगों ने, धर्म गुरुओं ने फंसा कर रखा था, इससे उन लोग बहुत ही ज्यादा उन लोग को लूटा करते थे, गरीब लोगों को। एंड दे लूटेड द पीपल इन द नेम ऑफ द रिलीजन, धर्म के नाम पर बहुत ही ज्यादा उन लोग लूटा करते थे इसको, जो भी पढ़े लिखे लोग थे वहां के, उन लोग ने इसको हटा दिया। देखते आगे, द मूवमेंट दैट बिगेन अगेंस्ट इट इज नोन एज द रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। और इसके खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई, इसके खिलाफ जो रिफॉर्म हुआ, नया सुधार हुआ, उसे कहते हैं हम लोग रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। और दोस्तों यहाँ पे समझना है, धर्म के खिलाफ अगर कुछ भी चीज या अंधविश्वास के खिलाफ अगर हम लोग को सही आवाज उठाने, तो उसके लिए दोस्तों साइंस, अभी कोई भी अंधविश्वास फैलता है तो उसको सिरे से नकार कौन सकता है, साइंस। हम लोग क्या कह सकते हैं दोस्तों, साइंस इसे नहीं मानता। इसका मतलब है दोस्तों अंधविश्वास को हटाना है तो दोस्तों साइंस को बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होना पड़ेगा। तो यही होता है इंग्लैंड में, यही होता है यूरोप में। देखते आगे, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ड्यू टू दिस मूवमेंट ह्यूमन फ्रीडम, और इसकी वजह से ह्यूमन फ्रीडम आने लगी, रेशनलिज्म गेन मोर इंडिपेंडेंस, और जहां पे सबको एक समझा जाने लगा और सबको दोस्तों आजादी मिली कि वो कुछ भी काम कर सकते हैं। और धर्म की वजह से दोस्तों एक इंसान को दोस्तों उन्होंने छोटी जाति बना दिया, एक इंसान को बड़ी जाति बना दिया, बड़ी जाति वाले छोटी जाति वाले पे अत्याचार करने लगे, जिससे उन लोगों ने पूरी की तरह से समाप्त कर दिया। आगे बढ़ते, जो जियोग्राफिकल डिस्कवरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर कोई कंट्री दूसरे कंट्री में जाना था, एक ही रास्ता था, तभी तो एरोप्लेन नहीं थे कि हम लोग हवाई जहाज से उड़कर चले जाते, तो एक ही रास्ता था दोस्तों, समुद्र के रास्ते से खोज होना। और ये समुद्र के रास्ते से खोज होना दोस्तों एक मजबूरी होती है, एक जरूरत होती है, जिसके वजह से दोस्तों ये डिस्कवरी होती है। देखते हम लोग पढ़ते हैं क्यों खोजा गया ये समुद्री रास्ते को। देखते हैं, इन 1453 AD, आफ्टर डिकेड 1453 में क्या हुआ, ओटोमन तुर्क करके थे, बहुत ही ज्यादा पावरफुल साम्राज्य था, ओटोमन तुर्क का बहुत ही ज्यादा पावरफुल साम्राज्य था। अब ये क्या करता है, कॉन्क्यूर मतलब होता है जितना, कॉन्क्यूर कॉन्स्टेंटिनोपल करके एक जगह है जो इस्तांबुल में, इस्तांबुल विच वॉज द कैपिटल ऑफ द बेंजेंटाइन एम्पायर। बेंजेंटाइन एम्पायर तब एक दूसरा साम्राज्य होता है, बहुत ही बड़ा ये भी साम्राज्य होता है, बहुत ही ताकतवर, उसको दोस्तों हरा देता है। उसकी जो कैपिटल होता है कॉन्स्टेंटिनोपल, उसको दोस्तों जीत लेता है कौन, ओटोमन तुर्क। और दोस्तों ये जो वो जगह होती है जहां से दोस्तों एशिया और यहाँ पे यूरोप है, तो दोस्तों यूरोप को अगर एशिया पे आना है तो दोस्तों वो जो जगह थी इस्तांबुल, जो कॉन्स्टेंटिनोपल करके जगह थी, उस जगह से ही वो एशिया पे आ सकता है। लेकिन दोस्तों अब उस जगह पे कब्जा कर लिया है यहाँ पे ओटोमन तुर्क ने। अब दोस्तों ओटोमन तुर्क इतना खतरनाक साम्राज्य था, इतना ताकतवर साम्राज्य था कि यूरोप वाले अब उससे तो झगड़ा करके एशिया में जा नहीं सकते, तो उस जगह पे कब्जा कर लेता है ओटोमन तुर्क। अब दोस्तों जाना है तो दोस्तों उन लोगों को कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा यूरोप वाले को, इसलिए दोस्तों समुद्र के रास्ते की खोज होने लगी। अब दोस्तों दूसरा रास्ता है, सिर्फ और सिर्फ समुद्र के रास्ते से वो इंडिया पे आ सकते हैं, वो एशिया कॉन्टिनेंट पे आ सकते हैं। और एशिया में भी सबसे पहले वो कहां पे पहुंच सकते हैं, इंडिया में, इसलिए दोस्तों इंडिया की खोज होने लगी। इंडिया को खोजने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, देखते हैं कौन इंडिया को ढूंढ पाता है। तुर्क कॉन्क्वेयर कॉन्स्टेंटिनोपल इस्तांबुल विच वाज द कैपिटल ऑफ द बेंजेंटाइन एम्पायर, द ओवरलैंड ट्रेड रूट जॉइनिंग एशिया एंड यूरोप वेंट थ्रू दिस सिटी। और यही वो सिटी थी जिससे यूरोप और एशिया की सड़कें जुड़ी थी, एक दूसरे से जो मिलाता था। कॉन्स्टेंटिनोपल करके जगह थी, लेकिन अब किसके कब्जे में है, वो ओटोमन तुर्क के कब्जे में है। सिंस द तुर्क ब्लॉक दिस रूट, और इसको क्या कर दिया, इस जो रूट थी, रास्ते को ब्लॉक कर दिया ओटोमन तुर्क ने। देयर वाज अ नीड टू फाइंडिंग द अल्टरनेटिव ट्रेड रूट फॉर द यूरोपियन कंट्री टू रीच इंडिया। और यूरोप से एशिया पे रीच करने के लिए, एशिया पे पहुंचने के लिए दोस्तों नया रास्ते की खोज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी था।
दिस लेड टू अ न्यू फेज ऑफ द ज्योग्राफिकल डिस्कवरी। इसके वजह से ज्योग्राफिकल डिस्कवरी होने लगी, नई नई जगहों की खोज होने लगी। और देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ये येलो बॉक्स पढ़ेंगे, इसमें ही हम लोग को पता चलेगा इंडिया की खोज कैसे हुई। सबसे पहले इंडिया की खोज करने निकलते हैं हम लोग, पढ़ते हैं यहाँ पे और ढूंढ लेते हैं वो दूसरी जगह, अफ्रीका की एक जगह ढूंढ लेते हैं, वो देखते आगे। ज्योग्राफिकल डिस्कवरी ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी यूरोपियन सेलर मतलब दोस्तों जो नाविक होते हैं वेंट ऑन एक्सपेडिशन टू द डिस्कवर सी रूट टू इंडिया, और डिस्कवर एक्सपेडिशन करने लगे दोस्तों, ढूंढने लगे किसकी खोज करने के लिए, इंडिया की खोज करने। लेकिन कहां पहुंच जाते देखते हैं। इन 1487 द बार्थोलोमियस डायस करके एक इंसान होते हैं भाई साहब, अब पोर्तुगीज सेलर, पोर्तुगीज नाविक होते हैं, बिगेन हिज एक्सपेडिशन इन सर्च ऑफ इंडिया बट रीच द टिप ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। कहां पहुंच जाते हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, मतलब रास्ता ही भटक जाते हैं और दूसरे कॉन्टिनेंट पे पहुंच जाते हैं वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, विच वी नाउ नोन एज द कैप ऑफ गुड होप। और एक जगह को ढूंढते हैं वो जिसका नाम होता है कैप ऑफ गुड होप करके वो नाम देते हैं उसे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये तो ढूंढ नहीं पाते। फिर इसके बाद आते क्रिस्टोफर कोलंबस, दोस्तों बहुत ही बड़ा नाम था, बहुत ही बड़े इंसान थे, वो अभी ढूंढने निकलते हैं। इन 1492 AD क्रिस्टोफर कोलंबस सेट ऑन हिज जर्नी टू इंडिया बाय द सेलिंग टूवर्ड वेस्ट, वेस्ट से इन लोग आना शुरू करते हैं, बट रीच ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट अमेरिका। और कहां पहुंच जाते हैं दोस्तों, अफ्रीका से भी आगे निकल जाते हैं, ये अमेरिका कॉन्टिनेंट पे ये पहुंच जाते हैं और अमेरिका की खोज होती है इस प्रकार। और फिर इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे मेन इंसान की बात करते हैं हम लोग। इन 1498 AD में पोर्तुगीज सेलर, और ये कौन से होते हैं, पोर्तुगीज सेलर होते हैं, नाम है इनका वास्को डी गामा। अभी हम लोगों ने देखा था मोनालिसा की पेंटिंग बनाने वाले वास्को डी गामा, मैनेज टू सेल पास द कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप से वो निकलते हैं उस जगह से, वहां पे उस जगह पे पहुंचते हैं और वहां से आगे बढ़ते हैं एंड रीच द इंडियन कोस्ट, और इंडियन एक समुद्री तट पर पहुंचते हैं, उसका नाम है कलिकट करके एक समुद्री तट है, वहां पे वो पहुंचते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंटेलेक्चुअल रिवैल्यूएशन इन यूरोप। इंटेलेक्चुअल रिवैल्यूएशन, इंटेलेक्चुअल मतलब दोस्तों पढ़े लिखे लोग देश में यहाँ पे नॉलेज बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगा, जिससे अंधविश्वास को उन लोगों ने सबसे पहले हटाया अपने रास्ते से। और अंधविश्वास को हटाने का मेन वजह, अंधविश्वास को किस प्रकार हटाया होगा, क्योंकि वहां पे यहाँ पे साइंटिस्ट, वहां पे साइंस बहुत ही ज्यादा डेवलप होने लगा। देखते पढ़ते हम लोग। Due to the changes during the Renaissance period, Europe proceeded from the medieval to the modern age। और ये मेडावल पीरियड से मध्ययुगीन साम्राज्य से दोस्तों ये अभी मॉडर्न पीरियड में पहुंच चुके हैं। इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन टेक्स प्लेस इन द सेम पीरियड, और तभी क्या होता है वहां पे इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन होता है। This the society start stepping out of the past ignorance and blind faith। जो भी वहां पे अंधविश्वास फैला हुआ था, जो भी यहाँ पे अंधविश्वास फैला हुआ था, जहाँ पे धर्म के नाम पे जो भी बंटवारा होता था, उसको उन्होंने एकदम सिरे से हटा दिया। द प्री एस्टैब्लिश कस्टम एंड ट्रेडिशन केम टू बी सीन फ्रॉम द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। और जो भी वहां पे कस्टम था, रीति रिवाज थे और या तो वहां पे परंपराएं थी, उसको दोस्तों धर्म के चेहरे से उन लोगों ने देखना बंद कर दिया, उसको दोस्तों यहाँ पे समझदारी के चेहरे से उन लोग देखने लगे, साइंस के चेहरे से उसे देखने लगे, क्या ये सही है तो उसे रखा, जो गलत है उसे उन लोगों ने हटा दिया। कोई भी धर्म हो उसे उन लोगों ने, कस्टम को उन्होंने हटा दिया। All these changes are addressed in the intellectual revolution। इसे कहा जाता है इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन। और इसे इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन कहने का मतलब है यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों का बहुत ही ज्यादा हो जाना, तभी तो दोस्तों उन लोग कुछ भी सोच पाएंगे। अब जो पढ़े लिखे नहीं है दोस्तों, उन लोग को हम लोग अंधविश्वास में हम लोग आसानी से हम लोग लपेटे में ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों पढ़े लिखे लोगों को अंधविश्वास में डालना बहुत ही मुश्किल है। Which gave further momentum to the scientific discovery, जिसके वजह से साइंटिफिक डिस्कवरी होने लगी और अंधविश्वास को पूरी तरह मिटाया गया यूरोप से। डिस्कवरी इन यूरोप, आगे बढ़ते हम लोग। रिवॉल्यूशन इन पॉलिटिकल स्फीयर, रिवॉल्यूशन होने लगा पॉलिटिकल स्फीयर। पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स में क्या चेंज होने लगा दोस्तों, समझना यहाँ पे। एक राजा होता था, पहले जमाने में राजा होते थे जो अपने राज्य को चलाते थे। अब राज्य को चलाने के लिए दोस्तों वो किसी की भी राय लिया नहीं करते थे, वो राजा एक राजा होता था जो कि अपने मनमानी से कोई भी डिसीजन लेता था और उसके डिसीजन को कोई भी उसके खिलाफ जा नहीं सकता, कोई खिलाफ जाएगी तो उसे वो सजा दे देगा। तो दोस्तों इन्हीं सब चीजों को हो सकता है कि राजा कभी गलत डिसीजन ले ले, तो दोस्तों उसको रोकने वाला कोई नहीं था दोस्तों, इसीलिए राजा के शासन को पूरी तरीके से हटा दिया गया। फिर वहां पे लाते हैं इंग्लैंड में आती है डेमोक्रेसी, जहां पे दोस्तों जनता चुनती है जो लोग उनको पसंद आते हैं, जो लोग लगता है उन लोगों को देश को अच्छे से चला सकते हैं, उन लोगों को जनता चुनती है। अगर दोस्तों वो सही ढंग से काम नहीं करे तो जनता उनको हटा भी सकती है। ये पावर आने लगी जनता के पास, इसे ही कहते हैं डेमोक्रेसी, रिपब्लिक। देखते आगे। In the early stage of the beginning of the modern period in Europe, many political changes, पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा चेंज होने लगा, मतलब राजा को हटा के उन लोगों ने यहाँ पे डेमोक्रेसी को लाया था। टेक्स प्लेस ड्यू टू दिस वेरियस रिवोल्यूशन इवेंट ड्यूरिंग द 18th and as well as 19th century, 18th century, 19th century में बदलाव होने लगा। दिस पीरियड इज नोन एज द एज ऑफ रिवोल्यूशन, इसी पीरियड को कहा जाने लगा रिवोल्यूशन का साल। During this period there was a development of the parliament और पार्लियामेंट डेमोक्रेसी इन इंग्लैंड, और वहां पे पार्लियामेंट बनाई गई, डेमोक्रेसी आने लगी, जिसके वजह से जनता चुनती थी लोगों को और वो लोग जाके सरकार बनाते थे और राजा रानी का साम्राज्य उन्होंने हटा दिया था।
देयर वॉज अ चेंज इन द फॉर्म ऑफ कैबिनेट सिस्टम बनाया गया, जहां पे आप लोग देखोगे पार्लियामेंट पे लोग बैठते हैं। द बिल ऑफ राइट 1689 और बिल ऑफ राइट लाया गया, जिससे दोस्तों राजा के जो भी हक होते हैं, रानी तो अभी भी है, विक्टोरिया रानी अभी वहां पे, एलिजाबेथ रानी अभी भी है, लेकिन दोस्तों उसकी जो पावर है ना वो अभी बहुत ही कम है, वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकती। लेड लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द किंग के ऊपर दोस्तों वहां पे पावर लिमिटेशन लगा दिया, मतलब वहां पे दोस्तों प्रतिबंध लगा दिया कि वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। द सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट वाज एस्टैब्लिश्ड और यहाँ पे स्वतंत्र पार्लियामेंट की स्थापना की गई, एकदम आजाद पार्लियामेंट जिसके कोई भी राजा कंट्रोल नहीं करेगा। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है, क्योंकि दोस्तों इंग्लैंड वालों ने अमेरिका को भी अपने कंट्रोल में लेकर रखा था, अपने को उन्होंने वहां पे जैसे इंडिया को उन्होंने गुलाम बना के रखा था, ठीक इसी प्रकार अमेरिका जैसे कंट्री को भी, अमेरिका जैसे बड़े देश को भी उन्होंने दोस्तों गुलाम बना के रखा था। देखते पढ़ते हम लोग विद द बैकग्राउंड ऑफ द रिवोल्यूशनरी डेवलपमेंट इन यूरोप, ये रिवोल्यूशन डेवलपमेंट तो यूरोप में हो जाता, उसके साथ इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिका में भी लड़ाई लड़ी, आजादी के लिए लड़ाई होती है। विद द डिस्कवरी ऑफ द अमेरिका, द यूरोपियन कंट्री, जैसे ही डिस्कवरी होती है, अमेरिका की डिस्कवरी होती है, यूरोपियन कंट्री टर्न देयर अटेंशन टुवर्ड दिस कॉन्टिनेंट। हम लोग ने देखा था कि इंडिया की खोज कर रहे थे, तब दोस्तों अमेरिका की खोज सबसे पहले होती है, और अमेरिका में जैसे ही खोज होती है दोस्तों, ये यूरोप वाले अमेरिका में अपना बिजनेस करने चले जाते हैं। देखते आगे। द इंपेरियलिस्टिक यूरोप कंट्रीज, इंपेरियलिस्टिक मतलब दोस्तों साम्राज्यवादी, ये क्या करते थे, एक दूसरे कोई भी देश को पकड़ लेते थे, जो देश कमजोर होता था वहां पे जाके उस देश को पूरा के तरीके से कब्जा कर लेना, वहां पे पूरा का पूरा रूल अपना चलाना, उसे कहते हैं इंपेरियलिज्म। देखते आगे। इंपेरियलिस्टिक यूरोपियन कंट्री टूक ए कंट्रोल ऑफ अ डिफरेंट रीजन ऑफ द अमेरिका की जगह जगह को उन लोग अपने कंट्रोल में लेने लगे, एंड एस्टैब्लिश देयर कॉलोनीज, और अपना कॉलोनी बसाने लगे। कॉलोनी का मतलब होता है दोस्तों जिस जगह पे उन लोग बस गए वो जगह पे पूरा का पूरा राज्य कौन चलाएगा, वहां पे इंग्लैंड वाले चलाएंगे, यूरोप की कंट्री चलाएंगे। पूरे के पूरे देश को कब्जा नहीं किया उन्होंने, कुछ कुछ जगहों को उन्होंने कब्जा कर लिया, जो भी बड़े बड़े जगह थे उन जगहों को उन्होंने कब्जा कर लिया, और उस जगह का रूल कौन चलाने लगे, वहां पे इंग्लैंड वाले चलाने लगे, यूरोप वाले चलाने लगे। इंग्लैंड एस्टैब्लिश 13 कॉलोनीज ऑन ईस्ट कोस्ट ऑफ द अमेरिका की 13 जो कोस्ट है, समुद्री तट थे, उन लोगों को कब्जा किसने कर लिया, इंग्लैंड ने कर लिया, और पूरे कोस्ट पे जो 13 जो वहां पे उसने कॉलोनी बसाई थी उसको पूरा का पूरा कंट्रोल कौन करने लगा, इंग्लैंड करने लगा, जिसके खिलाफ दोस्तों लड़ाई होती है। इनिशियली इंग्लैंड हैड नॉमिनल डोमिनेंट ओवर दिस कॉलोनीज, और उस कॉलोनी में दोस्तों वहां पे लोग रहने वाले तो अमेरिका के थे, लेकिन दोस्तों कंट्रोल वहां पे एक जब स्टार्टिंग के जब उन लोग आए थे तब उन्होंने अपना थोड़ी लिमिटेशन दी थी, थोड़ा मतलब उन्होंने कड़ा वहां पे अपना रुख नहीं अपनाया था, लेकिन दोस्तों कुछ समय के बाद इंग्लैंड वाले वहां पे जबरदस्ती दोस्तों अपना नियम कानून लगाने लगे। Nominal dominance over these colonies, but later English Parliament led oppressive restriction and taxes on these American colonies, और इन कॉलोनी पे दोस्तों वहां पे जो इंग्लैंड वाले थे बहुत ही ज्यादा टैक्स लगाने लगे, वहां पे अपना जबरदस्ती वहां पे अधिकार दिखाने लगे। आगे। द पीपल इन अमेरिका रिवोल्टेड अगेंस्ट, और जहां पे जो लोग थे अमेरिका के लोग थे इसके खिलाफ दोस्तों आवाज उठाने लगे, विद्रोह करने लगे। द पीपल इन अमेरिका रिवोल्टेड अगेंस्ट इट, इंग्लैंड डिक्लेयर वॉर, सप्रेस दिस कॉलोनीज, और दोस्तों यहाँ पे जो भी उन लोग की आवाज उठ रही थी, जो भी आंदोलन हो रहा था उसको रोकने के लिए दोस्तों इंग्लैंड वाले ने क्या कर दिया दोस्तों, वहां पे दोस्तों अटैक कर दिया उन लोग के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकन कॉलोनीज ऑर्गेनाइज द आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ द जॉर्ज वाशिंगटन दोस्तों, जैसे हमारे महात्मा गांधी वैसे ही वहां पे अमेरिका के जॉर्ज वाशिंगटन थे, उन लोग ने दोस्तों उनके नेतृत्व में, जैसे हम लोग ने गांधी जी के नेतृत्व में दोस्तों अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, ठीक इसी प्रकार ब्रिटिश के खिलाफ दोस्तों वहां पे जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में उन लोग लड़ाई लड़ते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, दिस इवेंट इज नोन एज द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और इसी कहा जाने लगा अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अ न्यू नेशन नोन एज द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और इसके वजह से नया, जब इंग्लैंड वालों को उन लोग भगा देते हैं, आजादी उन लोग को मिल जाती है, तो अमेरिका का नाम रखते हैं उन लोग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। विथ ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, और जहां पे दोस्तों फेडरल गवर्नमेंट होती है, एक वहां पे राष्ट्रपति होगा, और उसके जितने भी राज्य होंगे चलाने के लिए दोस्तों कोई एक अकेला जैसे राजा होता था वहां पे वो राजा वाला सिस्टम नहीं रहेगा, कोई एक अकेला देश को नहीं चलाएगा, वहां पे एक राजा होगा तो उसके राज्य होंगे, राज्य को चलाने के लिए अलग अलग वहां पे मुख्यमंत्री होंगे, ऐसा वहां पे इसको बोलते हैं फेडरल सिस्टम। जैसे हमारे इधर प्राइम मिनिस्टर होता है और राज्यों में चीफ मिनिस्टर होते हैं, इस सिस्टम को बोला जाता है फेडरल गवर्नमेंट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, और वहां पे एक रिटर्न संविधान बनाया गया, एक संविधान जो नियम कानून थे वो रिटर्न लिखे गए संविधान में के अंदर, एंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेसी, और जो भी राज्य चलेगा वो डेमोक्रेसी गणतंत्र के आधार पर चलेगा, मतलब जनता चुनेगी, सरकार को चुनने का हक किसके पास होगा, जनता के पास होगा। वॉज बोर्न फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एक और रिवॉल्यूशन हम लोग को पढ़ना है जो फ्रांस में हुआ था, फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन होता है इन 1789 एडी, द पीपल ऑफ द फ्रांस रिवोल्टेड अगेंस्ट द अनकंट्रोल, और पीपल जो जनता थी, फ्रांस की जनता थी वो बहुत ही ज्यादा परेशान थी, किन लोगों से परेशान थी, वहां के राजाओं लोग से, राजा जो वर्षों से चले आ रहे थे, राजा लोग वहां पे क्या कर रहे थे, बहुत ही ज्यादा अत्याचार करते हैं वहां की जनता पे, और वो किसी की सुनते नहीं, मनमानी करते, अपने ढंग से देश को चलाते हैं, तो वहां की जनता राजा के खिलाफ बहुत ही बड़ा आंदोलन करती है।
फ्रांस रिवोल्टेड अगेंस्ट द अनकंट्रोल, अनकंट्रोल मतलब जिसपे किसी का भी नियंत्रण नहीं, राजा पूरा का पूरा कंट्रोल करता था जबरदस्ती दोस्तों। एंड अनजस्ट मतलब अन्यायपूर्ण, किसको भी चाहे वो किसी को भी मार सकता है, कोई भी राजा के खिलाफ कुछ भी बोले तो उन लोगों को मार देते थे। अनजस्ट मोनार्ची, मोनार्की, मोनार्की मतलब दोस्तों समझना है, मोनार्की मतलब होता है राजा का कंट्रोल, राजवंश का कंट्रोल। एंड फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे आपको समझना है रियासतदारी, रियासतदारी मतलब कुछ कुछ जगह पे कोई, जहाँ पे हम लोग देखते थे जमींदार, जमींदार लोग कंट्रोल करते थे, वो कितना ज्यादा अत्याचार करते थे जनता पे, वो होते हैं फ्यूडलिज्म। एंड स्टैब्लिश अ रिपब्लिक, और उन लोगों को हटा के दोस्तों क्या लाएगा, रिपब्लिक, जहां पे जनता सरकार को बनाएगी, जनता सरकार को चुनेगी, अच्छी नहीं लगेगी तो जनता क्या करेगी, सरकार को हटा भी देगी। वो हक किसे मिल गया, जनता को मिल गया, और ये था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। दिस इवेंट इज नोन एज द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन गेव द वर्ल्ड द थ्री वैल्यू, और इसकी वजह से पूरी पूरी दुनिया को पता चला जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसकी वजह से हर एक कंट्री में दोस्तों आजादी की मांग उठती है, और इस चीज से हम लोग क्या मिलता है, थ्री वैल्यू, लिबर्टी, लिबर्टी मतलब दोस्तों आजादी, हर एक कंट्री को आजाद होने का हक है, ये हम लोग को किससे पता चलता है, एक अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, दूसरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, दूसरा इक्वलिटी, और इक्वलिटी जब सब में दोस्तों इक्वलिटी होनी चाहिए, कोई भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। एंड फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब होता है दोस्तों भाईचारा, हर एक में बंधुता होनी चाहिए, भाईचारा मतलब कोई भी किसी को बुरी नजरों से नहीं देखना चाहिए, कोई किसी को छोटा बड़ा नहीं देखना चाहिए, सब में भाईचारा होना चाहिए। देखते हैं दोस्तों आगे, इन वर्ल्ड हिस्ट्री, और पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में अमंग द पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन, अमंग द पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन द वॉर ऑफ अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। ये तीनों लड़ाइयां बहुत ही बड़ी मानी जाती है पूरे दुनिया में, जो भी जहां जहां पे कंट्री, जो जो कंट्री गुलाम थे वो इन्हीं कंट्री को देखकर दोस्तों आजादी की मांग करने लगी। दोस्तों यहाँ पे हम लोग अपने आज के लेक्चर को हम लोग एंड करते हैं, जो भी इसका बचा हुआ पार्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे हम लोग दोस्तों कल के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें और ज्यादा मोटिवेट करेगा, हम लोग इसी प्रकार हम लोग नई नई वीडियो बनाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, जहां पे हम लोग इसका बचा हुआ पार्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए अपना बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिए, मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में।